बड़ा भारी कलेश है यार। मतलब आपको इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं चलता कि आप उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हो। अब देखो, मैं दो खबरों का यहां जिक्र करूंगा। एक खबर है कि आपका खाता खाली हो जाएगा अगर आपने किसी अननोन कॉल से फोन किया तो, और दूसरा है फोन अटेंड किया तो, मतलब कोई कॉल आएगी, अगर आपने वो कॉल अटेंड कर ली तो आपका खाता खाली हो जाएगा। कुछ मुद्दों पर वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपने अगर किसी मतलब जो साइबर, वो क्या बोल रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे ही किसी अननोन आदमी की बातों में मत फंसना, ऐसा भी वो आपको बार बार बोल रहे हैं। साथ के साथ एक और बात वो कह रहे हैं कि बिहार का जो डीजीपी है उसने अपने सारे डीएम्स को, डीएम वहां पर डीसी को बोलते हैं जो अपने यहां कलेक्टर है, और सारे एसपीज को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने एक 500 रुपए के नोट की एक कॉपी लगाई है और कहा है कि बिहार में ये नकली नोट बड़े चलन में है, तो इसलिए इनका थोड़ा ध्यान रखा जाए। फिर जो साइबर ठग हैं उनके खाता खाली हो जाए और आपके पैसे उड़ जाएं, इस तरह की कॉलर ट्यून भी आपके मोबाइल पर लगातार चल रही है और खबरें टीवी में यही चल रही हैं। जब ये खबरें खत्म हो जाती हैं तो मतलब पीछे बैकग्राउंड में चली जाती हैं, तो फिर वो हिंदू मुसलमान का ड्रामा चालू हो जाता है। जब वो वाली खबरें पीछे चली जाती हैं तो किसी राज्य में चुनाव आ जाते हैं। वो खबरें किसी पीछे चली जाती हैं तो फिर उस केस में वो क्या बोलते हैं इसको, एलियन वाला या कोई बीमारी वाला खेल चल पड़ता है, फिर वो प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। मीन्स ये आपको शांति से रहने नहीं दे रहे, आपकी व्यवस्था बनने नहीं दे रहे। ऊपर से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो एक बड़ा खेल खेला। मतलब क्या खेल खेला मैं आपको बताऊं। उसने कहा कि आपके जो गौचरान की जो जमीन है गांव में, आपके गांव में जो गौचरान की जमीन है उस पे गौशाला बनेगी और जो ठेका होगा वो भी गौशाला को मिलेगा, अगर वो जमीन जो है वो गांव वाले उसका ठेका ले रहे हैं तो। अब मैं आपको पहले ये वाली खबर पे बता देता हूं जिसमें गौशाला वाले मुद्दे पर जो आपके साथ ठगी होने वाली है उसको बता देता हूं कि गेम प्लान क्या है, और फिर आपको मैं बताऊंगा जो ये खाता खाली होने वाला, और दूसरा जो ये क्या नाम, खाता खाली होने के साथ मैंने बोला बैंकों में नकली नोट वाला, ये मैं आपको दोनों चीजों पे बताऊंगा। पहले ये गौचरान पे बताता हूं। आपके गांव की जो सामूहिक जमीन है, गौचरान की जमीन उसमें शामिल है, यानी कि स्कूल की, अस्पताल की, जोहड़ की, मंदिर की, किसी का खाली प्लॉट पड़ा था वो, गांव के चारों तरफ बनी होती है वो, जंगल था यानी जंगलात की, शामलात की, और गौचरान, कोई भी जमीन जो आपके पास सामूहिक रही हो, वो जमीन सरकार ने धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। ये जो लाल डोरा तोड़ने का षड्यंत्र था, ये आपकी जमीनों के ऊपर आपके घरों पे लोन देना, साथ में जो गांव के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी पड़ी है, यानी कि जिन्होंने बेनामी इन द सेंस के, जैसे कोई गांव का परिवार गांव छोड़ करके मुंबई चला गया था अरसा पहले, अब वो विदेश चले गए तो वो अब आते नहीं है, तो वो ताला लगा हुआ या फिर वो प्लॉट खाली पड़े हैं, तो उसको भी मतलब अपने कब्जे में करने के लिए उसकी भी रजिस्ट्री अपने नाम पे कर ली। लैंड बैंक में इन्होंने ये एक नियम बना दिया कि जिसको कोई क्लेम नहीं करेगा जिस जमीन को, वो जमीन सरकार की हो जाएगी। तो आपने जोहड़ की जमीन को भी क्लेम नहीं किया, स्कूल की जमीन को भी क्लेम नहीं किया, तो गौचरान की जमीन को भी क्लेम नहीं किया। अब वो जमीन सरकार के नाम पर चढ़ गई है। अब जमीन सरकार के नाम पर चढ़ गई है तो उसके ऊपर कब्जा अब किसका होगा? ऑब्वियसली सरकार का होगा। अब गांव वालों को जनता सरकार मोर्चा के साथी लगातार इस बात के ऊपर जागरूक कर रहे हैं कि तुम्हारी जमीन जो है वो सरकार अपने नाम कर चुकी है और अब वो उसके ऊपर कब्जा करने वाली है। तो इसके ऊपर उन्होंने रेवाड़ी में, इधर चरखी दादरी में ट्राई भी किया था। उस टाइम सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में वहां एक बड़ी महापंचायत हुई थी जिसमें सभी लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया था और वो जो कब्जे वाली प्रक्रिया वो रुक गई थी। अब ये कैसे इसको अमली जामा पहनाए, ये बड़ा समस्या थी इनके साथ। एक से एक दिमाग वाले लोगों को ये किराए पर रख ही लेते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि देखो ऐसे तो कब्जा होगा नहीं,
एक काम करते हैं, एक कमेटी बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक गौशाला बनेगी, गौशाला की सारी ग्रांट सरकार से आएगी। जब उसके ऊपर भवन सरकार ने बनाया है, पैसा सरकार ने दिया है, तो उसका कंट्रोल डीसी को दे देंगे, और डीसी को कंट्रोल जाते ही कंट्रोल चला गया ऊपर और कब्जा हो गया सरकार का। और वहां अब आपकी एंट्री फिर वैसे ही होगी जैसे पार्कों में कर रहे थे कि पैसे दो और एंट्री करो। पहले जिन अस्पतालों को जमीन आपकी फ्री में दी थी, अब वो अस्पताल आपकी जेब काट रहे हैं, और फिर गौशाला की जमीन इस तरह से काबू हो जाएगी। बहुत आसानी से गांव की काफी सारी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, बड़े आसानी से, और गांव वाले खुद अपने हाथों से कब्जा देंगे, क्योंकि गौशाला के नाम पर जो प्रो सरकार हैं, जो सरकार के फेवर के लोग हैं, वो खड़े होंगे। और हम जैसे लोग जब इसकी बात की सच्चाई गांव वालों को बताएंगे, तो वो सिर्फ एक ही बात को उठा देंगे कि ये गौशाला नहीं बनने दे रहा, ये गौ माता का भक्त नहीं है, ये गाय के विरोध में बोलता है, ऐसे लोगों को तो जीने का अधिकार नहीं है, ये तो कम्युनिस्ट हैं, ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो देश विरोधी हैं, ये तो फलाना विरोधी हैं, ये डिमकाना। और फिर वो चल के फिर वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाकर पूरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो आपके गांव में जहां जहां बीजेपी वाले जो लोग हैं वो स्ट्रांग हैं, वो लोग इसके ऊपर अपने अपने गांव का कब्जा करके, जमीन का कब्जा करके सरकार को दे देंगे। अब आपको देखना है कि अपने गांव की जमीन को आप कैसे बचाएंगे। यदि आप अपने गांव में गौशाला वाकई में खोलना चाहते हैं, जहां पर भी खोलना चाहें, मेरी रिक्वेस्ट है गांव वालों से कि वो अपने गांव के अंदर जितना भी पैसा खर्च करें गौशाला पर, अपने गांव का पैसा इकट्ठा करके करना, क्योंकि जमीन आपकी गांव की है, जमीन आपकी गांव की है, और जमीन में ही आपका मतलब इन्वेस्टमेंट है। तो अपने गांव के लोगों को मतलब इसके अंदर शामिल करना, और गांव के लोगों से ही पैसा इकट्ठा करना, और गांव का ही पैसा वहां पर लगाना। ऐसा काम गलती से भी मत करना कि ग्रांट का पैसा आप इस पूरे के पूरी मुहिम में या इस गौशाला वाले कंस्ट्रक्शन में लगा लो। यह है पहला बिंदु। अब आता है दूसरा बिंदु, जिसमें इन्होंने कहा कि अब बैंक खाते खाली हो जाएंगे। वो पहले आपको कॉल करेंगे कि जी हमने एक नई स्कीम निकाली है, इसमें ये फायदे हैं, आप कॉल करने लग जाओगे। फिर वो कहेंगे हमने ही दूसरे नंबर से कॉल करी है, आपको कॉल उठा लीजिए, आप उठाओगे, आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। इसी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, ये तो आपको मालूम ही है। आपकी फेसबुक आईडी भी हैक हो सकती है। आपके पास कोई लिंक आएगा, मतलब कोई मैसेज आया है, आप सोचते हो इस पर क्लिक करके देख लेता हूं इसमें क्या है, आपने क्लिक किया और बैंक का खाता खाली हो जाएगा। ये वो पहले से आपको बता रहे हैं, ताकि जब आपका पैसा जब खाता खाली हो तो वो कहें कि हमने तो आपको पहले ही बता दिया था भाई कि तुम्हारा खाता खाली हो सकता है, तुमने उस लिंक पे क्लिक क्यों किया, तुमने उस पे बटन पे तुमने वो फोन क्यों उठाया। और अब आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड, कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो आपको मतलब एक तरह से 24 घंटे में अगर आपको वो कंप्लेंट करनी पड़ती है, तो आपका सारा पैसा, मतलब पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ये 24 घंटे नहीं, सॉरी 3 दिन में। यदि आप 3 दिन में कंप्लेंट कर देते हो तो आपका सारा पैसा 100% पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन के अंदर कंप्लेंट करते हो कि मेरे साथ धोखा हो गया, तो फिर 50% पैसा आपका वापस आ जाएगा। और यदि आप 3 हफ्ते में मतलब कंप्लेंट कर देते हो 21 दिन के अंदर अंदर, तो आपका 25% पैसा वापस आएगा। लेकिन आपको यह साबित करना पड़ेगा कि गलती आपकी नहीं थी। आपने अगर कॉल उठाई है, अगर आपने उनको ओटीपी दिया है, तो ये सब आपकी गलती मानी जाएगी और आपका पैसा वापस नहीं आएगा। अब एक बात सोचो आप, पहले वो कह रहे थे कि सोना घर से चोरी हो जाएगा, इसीलिए इसके बदले में आपको पैसा दे देते हैं। तो आप हमारा पैसा बैंकों में जमा कर लो, अपना पैसा बैंकों में जमा कर लो। आपने बैंकों में डिपॉजिट कर दिया, आपका पैसा बैंकों में चला गया। फिर आपने ट्रांजैक्शन करने के लिए आप आना जाना आपने चालू किया बैंकों में। उसके बाद बैंक ने कहा कि सैलरी के नाम पर, कि सैलरी ले जाते लूट लिया था कोई क्लर्क, तो उन्होंने कहा जी हम एटीएम जारी कर देते हैं। ये एटीएम जो है अब बिल्कुल सेफ है, जेब में पैसा नहीं है लेकिन एटीएम है, गुम भी हो जाएगा, किसी को मिल भी जाएगा, बिना पासवर्ड के आप कोई पैसा निकाल नहीं पाएगा। आपने सोचा बहुत अच्छी चीज है एटीएम, तो फिर आपने एटीएम यूज करना शुरू कर दिया।
फिर बोले कि क्रेडिट कार्ड भी आपको दे देते हैं साथ में। उस एटीएम के अंदर फिर कहने लगे, जब एटीएम के अंदर भी फ्रॉड होने लगे तो बोले कि आप किसी के सामने मत करो, मतलब एक दूसरे के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करो, सब चोर है, इस तरह की फीलिंग आपको देने की कोशिश की गई। और फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लगे कि एटीएम में भी जाओगे ना, वहां भी फ्रॉड हो जाता है, आप ऑनलाइन कर लिया करो घर पे बैठे, तो इसमें किसी को पासवर्ड पता नहीं चलेगा। जब आप ऑनलाइन करने लगे तो ऑनलाइन में भी फ्रॉड होने लगे। भाई एक बात समझो, आप इंटरनेट उनका है, सारा डेटा उनके पास है, सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम उनके पास है, आप जो भी क्लिक करते हो उसकी एक एक चीज की इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है, आपके सारे पासवर्ड उनके पास है, आपका सब कुछ उनके पास है। तो क्या वो आपका पैसा जब चाहे तब नहीं उड़ा सकते? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो सारा का सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है जो ये फ्रॉड करते हैं। वो चोर हायर करते हैं बकायदा ऑनलाइन चोरी करने के लिए, और पुलिस वाले तो हैं ही, मतलब चोरों के यार कि भाई वो तो उनको मदद करते ही हैं। वो तो आपको ही कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन करनी आती नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं जाता है, तो वो वहां तक जा ही नहीं पाएंगे। अब जिनको कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता है, मोबाइल पूरा एक्सेस करना नहीं आता है, वो कहां इस साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे भाई। वो साइबर क्राइम वालों को इन्वेस्टिगेशन करने की ट्रेनिंग उधर से ही आने वाले उन्हीं के लोग देके जाते हैं। तो कौन सी चीज वो पकड़वाना चाहते हैं, कौन सी चीज नहीं पकड़वाना चाहते, ये इनके हाथ में है। तो जो लोकल चोर होंगे, देसी चोर, वो पकड़े जाएंगे। जो नए चोर होंगे, जो ऊपर से चोर आते होंगे, उनका किसी को नहीं पता चलना है। मतलब ये पूरा खेल उन्हीं का बनाया हुआ है, तो आप इसमें फंस रहे हो। पहले आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए, फिर आपने एनईएफटी करना चालू किया, फिर आपने अभी जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, अब आप यूपीआई से पेमेंट करने को सेफ बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं अब हम एक ऐसा वो बनाएंगे कि बस कोई उसमें ओटीपी वगैरह नहीं आएगा, आपका जो 6 डिजिट का जो नंबर होगा ना, वही 6 डिजिट का नंबर आपके पास मतलब रहेगा, और उससे फिर कोई पैसा की चोरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उनका है तो ये चोरी क्यों नहीं हो पाएगी? मुझे ये बात समझ से बाहर है। भाई आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, खास तौर पे बैंकों में तो सुरक्षित नहीं है। अगर वो रुपए की फॉर्म में, अगर वो कागज के नोटों की फॉर्म में है तो भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनको ये बैंक उड़ाने हैं, क्योंकि उनको ये पूरा सिस्टम ध्वस्त करना है। और उनको पता है कि जनता सरकार मोर्चा ने पूरे देश को बता दिया है कि देश में चलने वाला हर नोट नकली है, हर नोट। भाई एक बात बताओ, वो कह रहे हैं नोट 500 के नोट को, जो डीजीपी की चिट्ठी है उसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मतलब पेपर भी वही है, शाही भी वही है, हैंडराइटिंग भी वही है, बिल्कुल डिट्टो प्रिंटिंग है। बैंक में जाओगे बिल्कुल नहीं देख सकते आप कि वो असली है कि नकली है। बस उसमें क्या है, RESARV, स्पेलिंग गलत है रिजर्व की। अरे भाई, जिनका जुगाड़ इतना तगड़ा हो कि वो पेपर ला सके जो केवल और केवल रॉथस्चिल्ड फैमिली के पास है। मैं आपको बता दूं, ये जो नोट का पेपर है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बैंक हैं, जितने भी नोट छपते हैं, चाहे अमेरिका के छपते हो, चाहे नेपाल के हो, बांग्लादेश के छपते हो, मतलब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर देश के नोट छपते हैं, तो वो जो पेपर आता है और जो स्याही आती है और जो अथॉरिटी है, वो केवल और केवल रॉथस्चिल्ड फैमिली के पास है, रॉथस्चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं। यानी कि उसके पास वाले, वहां से पेपर जो आदमी अरेंज कर सकता है, फिर पूरी टेक्नोलॉजी को वो क्लोन कर सकता है, वो आदमी रिजर्व की स्पेलिंग गलत करेगा? मतलब वो इतना मूर्ख होगा, वो गैंग इतना मूर्ख होगा कि उनको रिजर्व की स्पेलिंग गलत करेगा वो? अरे मेरे दोस्तों, ये आपको बताने के लिए है कि नोट नकली चल रहे हैं, ताकि वो नोट बंद कर सकें, ताकि वो नोट मंगवा सके बैंकों में, ताकि आप बैंकों में नोट लगाकर उनसे रुपया ना मांगने लग जाओ। और इसीलिए वो पहले इसको डिजिटलाइज करने वाले हैं और बाद में इसको CBDC में कन्वर्ट करने वाले हैं। यूपीआई से जो पेमेंट करने की आपको आदत डाल रहे हैं, वो यही है। वो आपको आसान कह करके डाल रहे हैं। हर बार, जितनी बार भी इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, आसान कह करके एक नई व्यवस्था लेकर के आए हैं, और उस आसान व्यवस्था में हम और ज्यादा गुलाम इनके ऊपर निर्भर होते चले गए हैं और इनके कंट्रोल में चले गए हैं। अगर आपका सारा रुपया
डिजिट की फॉर्म में हो और इनके हाथ में हो, तो आप कितने सुरक्षित और कितने आजाद हैं, इस बात का अंदाजा आप खुद लगाइए। जब सब कुछ इनका है, पूरा प्लेटफॉर्म, अरे आपके घर में अनाज रखा होगा वो आपकी काबू में है, आपके पास कपड़े रखे वो आपकी काबू में है, आपके घर में सामान रखा है, पशुधन रखा है, सोना रखा है, चांदी रखा है, कोई भी असली धन आपके पास रखा है वो आपका है। अगर डिजिट की फॉर्म में आपके खाते में कितना ही पैसा रखा हो वो आपके काम का नहीं है। आप जंगल में हो, इंटरनेट चलता नहीं है, नेटवर्क है नहीं है, पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहां आपकी बुद्धि, आपका स्वास्थ्य, आपकी हिम्मत, आपका दिमाग काम आएगा, वो आपका असली धन है। उसको तो ये लोग इंटरनेट के जरिए और मोबाइल के जरिए हैक करते जा रहे हैं और लगातार खराब करते जा रहे हैं, और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि ये आपके मतलब ये आपकी भलाई के लिए कुछ करेंगे। अरे इनको आपके बच्चों की कोई नहीं पड़ी है, आपके बच्चों को इंजेक्शंस लगाने हैं तो आपकी अपार आईडी बन रही है, आने वाले टाइम में उनके साथ जबरदस्ती करनी है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। भाई अभी देखो, नीट का एग्जाम भरना है मान लो बच्चों को अभी, तो वो कह रहे हैं अपार आईडी और आधार जो नंबर है वो कंपलसरी है। अभी आप जाओगे कोर्ट में जाकर के करने लग जाओगे तो कोर्ट में वो कहेंगे भाई तुमने कैसे कह दिया ये कंपलसरी है, तो सरकार कहेगी जी हम लाभ दे रहे हैं इसमें, तो फिर क्या करेंगे, एक काम करो, अगर आधार और अपार है तो तुम्हारे 800 रुपए लगेंगे फॉर्म के, और अगर नहीं है तो तुम्हारा 2000 रुपया लगेगा। फिर बताओ 800 रुपये बचाने के लिए या 1200 रुपये बचाने के लिए आप दोगे कि नहीं दोगे? उनको तो कमाई हो रही है, 800 की भी कमाई हो रही है, 2000 की भी कमाई हो रही है, लेकिन उस रुपए को बचाने के चक्कर में, सब्सिडी लेने के चक्कर में, अनाज लेने के चक्कर में, उनसे फ्री की सहायता लेने के चक्कर में, कोई फंड लेने के चक्कर में, कोई स्टाइफंड यानी कोई योजना में, कोई पेंशन लेने के चक्कर में आप अपनी आईडी उनको दे रहे हो, अपना आधार उनको दे रहे हो। आप बार बार आदत डाल रहे हो कि आपको आधार देना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बदले में वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन आपकी ले रहे हैं, आपको ब्लॉकचेन में डाल रहे हैं, आपका पानी, आपकी गैस, आपका बैंक अकाउंट, आपका आईटीआर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके गाड़ी के नंबर, आपके जमीन के कागज, घर के कागज, आपके बच्चों के सर्टिफिकेट्स, आपका हेल्थ का डेटा, आपका सारा डेटा ब्लॉकचेन में वो डाल रहे हैं और आप चुपचाप सरेंडर करके उनको दे रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। उनको किसी भी कीमत पर अपार आईडी नहीं देनी है, आपको खड़ा होकर के इसका विरोध करना पड़ेगा। बल्कि जहां जिन जिन इंस्टीट्यूशंस ने कैशलेस कर दिया है, जैसे डीडीए दिल्ली में मुझे पता चला कि वो लोग कैश ले ही नहीं रहे हैं यार, फिर वो लीगल टेंडर कैसा हुआ? अगर आपके कैश को लेना बंद कर दिया तो फिर जो कैश है, जो बैंक नोट है, वो लीगल टेंडर कैसे हुआ? ये इलीगल काम कर रहा है डीडीए भी। यही काम कर रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज हैं, जितनी भी बेल्ट वाली हैं, डिसिप्लिन फोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सीआईएसएफ है, इन सब के जो, या पुलिस की जो कैंटीन्स हैं, उन कैंटीन्स में इन लोगों ने कैश लेना बैन कर दिया है। आप सोचो, कैश लेना भी बैन कर दिया और वो कह रहे हैं यूपीआई से ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी। ये कंपल्शन पहले वो नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर थोपते हैं, अमीर लोगों को बल्कि सबसे पहले वो सुविधा के नाम पर देते हैं, फिर हम अमीरों की कॉपी करने लगने की कोशिश करते हैं, फिर नौकरी करने वालों को थोप देते हैं, और फिर इस तरह से धीरे 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 ऐसा करते हैं। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में भी यही काम हो रहा है। वो आपको कह रहे हैं कि तुमको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म नहीं भरोगे, तुमको ये डाटा नहीं दोगे तो तुमको एग्जाम नहीं देने देंगे। वो डरा देते हैं, मतलब ओरली बोलेंगे, क्योंकि टीचर्स को टारगेट मिले हुए हैं और माँ बाप जो है वो टारगेट ले नहीं रहे हैं अपने बच्चों को बचाने का, क्योंकि वो निकल नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, उनसे उनका गला नहीं पकड़ रहे हैं ऐसे टीचर्स का जो जबरदस्ती करते हैं। मैं कह रहा हूं ये यूनिवर्सिटीज को भी बंद करना चाहते हैं। ये सब कुछ, सारा डेटा लेकर ये सब कुछ क्रैश कर देंगे सब कुछ। मतलब इनको ये व्यवस्था ढानी है, लेकिन उससे पहले आपका सारा डेटा लेना है। आप इसी व्यवस्था में एडजस्ट होने के लिए जबरदस्ती आपको वो आपके सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं और आप वो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हो और आप धीरे धीरे इनके शिकंजे में कसते जा रहे हो। ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो बॉइलिंग फ्रॉग वाला एक्सपेरिमेंट होता है। बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, मेंढक जब किसी पतीले में या किसी बर्तन में डाल के, मतलब उसमें जब पड़ा होता है पानी में, उसको उबालना चालू करेंगे तो वो जो मेंढक है
वो अपने अंदर जैसे उस बाहर जो गर्म पानी हो रहा है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए अपनी बॉडी की हीट इस्तेमाल करता है, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा लेता है। मतलब मेंढक की एक खासियत है कि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को उस पर मेंटेन करके रख सकता है। तो पानी गर्म हुआ उसने बॉडी गर्म कर ली, पानी और गर्म हुआ उसने और गर्म कर ली, पानी और गर्म हुआ उसने और गर्म कर ली, उसने पानी और गर्म हुआ और गर्म कर ली, और वो धीरे 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 इस पोजीशन पर पहुंचता है जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वो बोलने लगता है, मेंढक की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, फिर वो फुदक कर बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो तब तक अपनी सारी ऊर्जा अपने आप को गर्म करने में यूज कर चुका होता है और अब वो बाहर नहीं जाता है, अब वो उसी के अंदर उसकी अंतिम सांस हो जाती है। मैं आपको ये बता रहा हूं, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, ममता जी बोल रहे हैं कि जो बच्चों के स्कूलों में जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें जो एंट्री होती है वो एंट्री बिना अपार आईडी के, बिना आधार आईडी के नहीं हो रही है। यही खेल है। वो कहेंगे आपके बच्चे की ऑनलाइन एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी मत करो, हम मैनुअल भेज दो। मैनुअल रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते, समझ रहे हैं? तो आदमी डर जाता है। जैसे अस्पताल में जब उनको ऑपरेशन करना होता है, सिजेरियन करना होता है, तो रिस्क आपका है जी, देख लो, फिर आप डर जाते हो और आप कहते हो कि चलो जी जो आपको ठीक लगे कर लो, ये पकड़ो, पहले भी तो दिया है अभी भी फिर दे देंगे, और आप ऐसे करके धीरे धीरे इनके पूरी तरह से इनके जाल में फंस जाते हो। अब आप ही बताइए कि आप बिना बाहर निकले इनसे कैसे लड़ोगे? आपको घरों से तो निकलना ही होगा। जो 200 लोगों की टीम बन रही है ना, उसमें रविंदर भाई को मैसेज कर दो 7700006900 पर। हम कोई और ट्रेनिंग और मीटिंग तब तक नहीं कर रहे हैं, इसी की तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी हमको हर गांव तक पहुंचना होगा। अपना अपना रोल जरूर तय कर लीजिए, बहुत जरूरी है, वरना हम बहुत धोखे में रहेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो।